नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश के लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में देश की शीर्ष सत्ता को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एकता के कवायद के बाद यह लगा कि इस बार मुकाबला जोरदार होने वाला है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में हुए उलटफेर और बिहार में जारी तकरार के बाद विपक्ष की एकता वाली कवायद अब सवालों के घेरे में है। वहीं बीजेपी भी 2024 की तैयारियों में दमखम के साथ जुट गई है। इसके लिए जहां बीजेपी एनडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश में है, वहीं कई राज्यों के संगठन में भी बदलाव किए गए हैं। यानी कि 2024 की बिसात बिछ गई है और शह मात का खेल शुरू हो चुका है। पटना में गठजोड़, मुंबई में टूट। बनने से पहले गठबंधन में फूट। विपक्ष का एजेंडा हवा हवाई। तैयारी से पहले मची लड़ाई। पावरफुल अजीत, शरद फेल। बिहार में भी चल रहा नया खेल। अपने अपने मुद्दे, अपने अपने गुट। करवट बदल रहा सियासत का ऊंट। तो मोदी हटाओ एजेंडे के साथ 23 जून को पटना में 17 से ज्यादा विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई। लेकिन इस बैठक के ठीक 10वें दिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ कि देश की सियासत में भूचाल आ गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मी अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, मी चंद्रकांत भुजबळ। भतीजे ने दिखाया ऐसा दम। चाचा का पावर हो गया कम। दस दिन में ही एकता का दावा फेल। महाराष्ट्र में हो गया बड़ा खेल। दो जुलाई 2023 महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के रास्ते देश की सियासत में बड़ा भूचाल आया। ऐसा भूचाल कि एकता के बड़े बड़े दावे बिखरने लगे। 10 दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में मोदी हटाओ एजेंडे के साथ गठजोड़ की जो दीवार आकार ले रही थी, उसकी नींव हिल गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की जिस मुहिम को शरद पवार अपने पूरे दमखम के साथ एक मजबूत आधार देने की कोशिश कर रहे थे, उन शरद पवार के परिवार में ही फूट पड़ गई। वो भी ऐसी वैसी नहीं। भतीजे अजीत पवार के साथ शरद पवार के वफादार माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वसले पाटिल समेत 30 से ज्यादा विधायकों ने राज्य की बीजेपी शिंदे सरकार से हाथ मिला लिया। इतना ही नहीं, शरद पवार अभी कुछ समझ पाते इससे पहले ही अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ भी ले ली। मी अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, मी चंद्रकांत भुजबळ महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री बनून। ये सब इतने गुप्त रूप से हुआ कि राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार को कानो कान खबर ही नहीं पड़ी। कुछ लोग राजभवन पहुंच रहे हैं। इस बारे में असलियत का पता लगाने के लिए शरद पवार ने जिन दिलीप वसले पाटिल को फोन किया, कुछ देर बाद ये पता चला कि खुद पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इतना ही नहीं, शपथ समारोह में प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी ने पवार को और तगड़ा झटका दिया, क्योंकि इस घटनाक्रम के कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने संगठन में फेरबदल के दौरान अजीत पवार की अनदेखी कर प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले के बराबर बिठाया था।
अजीत पवार के पाला बदलते ही आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। शरद पवार ने अजीत को खोटा सिक्का करार दिया और दावा किया कि अजीत और कई विधायकों ने उनका साथ भले ही छोड़ दिया है, लेकिन जनता उनके साथ है। शरद पवार ने दावा किया कि वो फिर से अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। वहीं शरद पवार ने यह भी कहा कि जांच के डर से इन लोगों ने बीजेपी से हाथ मिलाया है। पार्टी को खेद हटाने का काम कुछ साथियों ने किया, इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला अपोजिशन को दबाव लाने के लिए, वीक करने के लिए ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और वो देश के साथ साथ महाराष्ट्र के विकास के लिए बीजेपी के साथ आए हैं। उन्होंने शरद पवार को उनकी उम्र का हवाला देते हुए नसीहत भी दी और आशीर्वाद भी मांगा। मित्रांनो, माझी तुम्हाला विनंती आहे, आमच्या वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। त्या संदर्भामध्ये मी आज तर थोडंच बोललेलो आहे, परंतु उद्याच्याला सभा जर व्हायला लागल्या तर मला वस्तुस्थिती देखील लोकांना सांगावी लागेल, ती वेळ येऊ नये। माझ्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही सगळ्यांनी घ्यावी। मला या सभेच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला आणि माझ्या शेवटपर्यंतच्या कार्यकर्त्याला विश्वास द्यायचा आहे की आपल्याला कधीच अजित पवारांच्या जीवात जीव असेपर्यंत मी अंतर देणार नाही। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी बीजेपी के साथ जाने के फैसले का समर्थन किया। प्रफुल्ल पटेल ने साफ कहा कि जब वे लोग शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं तो बीजेपी के साथ सरकार बनाना भी कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो इस विकास में सरकार का साथ देना चाहते हैं। महाविकास आघाडी बनली तेव्हा शिवसेना कोणाच्या बरोबर होता? भारतीय जनता पार्टीवर। आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वात जास्त शरद पवार साहेबांना कोणी शिवाय दिली असेल, कोणी म्हणजे आरोप केले असेल, तो शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी केले असेल। आपण वैचारिक म्हणतो, वैचारिक म्हणजे काय? आयडियोलॉजी ना। तो शिवसेनाची आयडियोलॉजी जेव्हा आपण स्वीकारू शकतो, त्यांनी मिठी मारू शकतो, मग आपण भारतीय जनता पार्टीकडे आपण का बघू शकत नाही? आपण जसं आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, आमचा पक्ष काय आम्ही विकून काही दिला नाही आहे। आम्ही स्वाभिमानानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून या युतीमध्ये आम्ही भागीदार झालेले आहोत। वैसे तो शरद पवार समेत सारा विपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में साथ जाने के पीछे सीबीआई और ईडी का डर बता रहा है, लेकिन ये भी सच है कि शरद पवार के अपने परिवार में असंतोष की आग बहुत पहले से ही सुलग रही थी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के समय जब बीजेपी और शिवसेना में सीएम पद को लेकर तनातनी हुई थी, तब भी अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था और आनन फानन में डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ली थी। तब शरद पवार ने बीजेपी और अजीत पवार को झटका देते हुए इस गठजोड़ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। नतीजा देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। तब से ही बीजेपी मौके की तलाश में थी कि एनसीपी को कैसे तोड़ा जाए। मौका भी खुद शरद पवार ने ही दिया, जब पिछले दिनों उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से पहले इस्तीफा दिया और फिर कार्यकर्ताओं के दबाव का हवाला देकर इस्तीफा वापस भी ले लिया। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद ही शरद पवार ने पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अपनी सांसद बेटी सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल को भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। खुद को शरद पवार का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने वाले अजीत पवार को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। हालांकि शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार पहले से ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन पवार का ये तर्क अजीत पवार के गले नहीं उतरा और वे मौके की तलाश में लगे रहे।
हाँ, वो ये जरूर जानते थे कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम पिछली बार जैसा भारी पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने इस बार फूंक फूंक कर कदम रखा। वे बराबर बीजेपी के संपर्क में तो रहे ही, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी लगातार मंत्रणा करते रहे और आखिरकार पुख्ता तैयारी के बाद शरद पवार को ऐसा झटका दे दिया जिससे उबरना शायद शरद पवार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एनसीपी में हुई ये बड़ी टूट, इसने न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत की दिशा और दशा बदल दी है, बल्कि इस बड़े सियासी घटनाक्रम का पूरे देश की सियासत पर भी दूरगामी प्रभाव होगा। जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वो आने वाले दिनों में बिहार में भी हो जाए तो कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई मुद्दों को लेकर आरजेडी और जेडीयू में तलवार खींचती दिख रही है। खामोश सियासत का शोर, चर्चा फिर पकड़ने लगी जोर, बदलाव की पटकथा है तैयार, पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल का खासा असर इन दिनों बिहार की सियासत पर दिख रहा है। 2024 में मोदी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने का दावा करने वाले दलों के बीच तकरार बढ़ रही है। रार इतनी बढ़ गई है कि कहा जाने लगा है कि सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक शख्स पूरी तरह खामोश है और उसकी इस खामोशी के कारण ही चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल होगा? क्या पूरे विपक्ष की एकजुटता की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, या फिर जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है? कहीं जेडीयू और आरजेडी का विलय तो नहीं हो जाएगा? पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में इस तरह की चर्चा आम हो चली है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इन दिनों खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो चुप बैठे हैं। वो खामोशी के साथ न सिर्फ पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं, बल्कि पूरी संजीदगी से जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। नीतीश चौकन्ने हैं। आने वाली सियासत की तैयारियों के बहाने ही उन्होंने अपने विधायकों, सांसदों को विश्वास में लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की और अपने प्रति उनकी राय जानी। इतना ही नहीं, राज्य और देश के हालात पर भी उनसे चर्चा की गई। इस बीच जो सबसे हैरान करने वाली मुलाकात रही वो रही सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच। ये मुलाकात इतनी गुप्त थी कि मीडिया को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। हरिवंश दिल्ली से पटना आए, सीएम नीतीश कुमार के साथ तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई और फिर वापस दिल्ली भी लौट गए। जब इन दोनों के बीच मुलाकात की खबर बाहर निकली तो कई चर्चाओं का दौर सा चल पड़ा। इन दोनों की मुलाकात इसीलिए खास थी कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हरिवंश ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी, जबकि जेडीयू सहित पूरे विपक्ष ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। उस समय से ये बात कही जा रही थी कि हरिवंश का मोदी सरकार का साथ देना नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है और उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि देश में मचे सियासी उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार ने खुद फोन कर हरिवंश को मिलने के लिए बुलाया। मतलब नीतीश कुमार के मन में हरिवंश के प्रति नाराजगी जैसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही एक बात और भी काफी अहम है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश की पीएम मोदी के साथ भी बेहतर संबंध है। कई राजनेता ये भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठजोड़ की एक डोर हरिवंश के रूप में भी छोड़ रखी है, ताकि उचित मौके पर उस डोर का इस्तेमाल किया जा सके। बिहार का सियासी इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि नीतीश कुमार के मन में जब भी कुछ अनहोनी का कीड़ा कुलबुलाता है तो वो पूरी तरह खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी सामने वाले के लिए एक संदेश की तरह होती है। सीएम नीतीश कुमार इस बार भी खामोश हैं।
इसके अलावा पिछले दिनों नीतीश कुमार पर ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि अब वो 2-4 नेताओं की ही बात सुनते हैं। ऐसे में उन्होंने सांसदों विधायकों से 1-to-1 संवाद कर इन आरोपों पर भी विरोधियों को जवाब दिया है। उन्होंने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की कि उन्हें पूरी तवज्जो दी जा रही है और नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उनकी आकांक्षाओं और हितों के रूप में ही होगा। ये मैसेज सिर्फ अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने सहयोगी दलों के साथ साथ दूसरे दलों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि पार्टी पर उनकी पकड़ अभी पूरी तरह से बरकरार है। रही बात सहयोगी आरजेडी की, तो सीएम ने अपनी खामोशी से आरजेडी को बैकफुट पर ला दिया है। पिछले कई दिनों से शिक्षा विभाग में कामकाज को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री और आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आमने सामने हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की कमान संभालते ही के पाठक ने कई फैसले किए जो मंत्री चंद्रशेखर के मन के मुताबिक नहीं थे, जिसके बाद दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई। ये घमासान उस समय परवान पर आ गया जब के पाठक के रवैये से नाराज होकर शिक्षा मंत्री के निजी सचिव कृष्ण नंदन यादव ने 4 जुलाई को मंत्री जी की ओर से एक शिकायती पत्र के पाठक को लिखा और उनके कामकाज के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। के पाठक को लिखे गए शिकायती पत्र का नतीजा ये निकला कि उन्होंने अगले दिन से शिक्षा विभाग के सभी दफ्तरों में कृष्ण नंदन यादव की एंट्री पर बैन लगा दिया। तिलमिलाए शिक्षा मंत्री आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव से मिले। लालू ने उन्हें नीतीश के पास भेज दिया। नीतीश ने के पाठक को पूरी फाइल के साथ अपने आवास पर बुला लिया। सीएम नीतीश के साथ दोनों की बैठक के बाद विवाद थमता दिख रहा था, लेकिन महागठबंधन के नेता ही इस मामले को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का मौका नहीं चूक रहे हैं। आरजेडी के कई नेता खुलकर मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए हैं, जबकि जेडीयू के नेता के पाठक के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस प्रकरण में उस समय बवाल और ज्यादा बढ़ गया जब लालू प्रसाद के खासम खास माने जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सीधे सीएम नीतीश कुमार पर ही हमला बोल दिया। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री को प्रताड़ित करना होता है वहां नीतीश कुमार के पाठक को लगा देते हैं। तो देखिए, यह बिल्कुल सही नहीं है। इस राज्य के विकास के लिए अवरुद्ध होगा सारा इस काम को। और देखिए, ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई भी जो राज्य सरकार होती है, पूरे देश में अगर 29 राज्य है, तो प्रत्येक मुख्यमंत्री इस तरह के ईमानदार पदाधिकारियों का एक उनके पास कारवां होता है, 10-20 पदाधिकारी का, जिसको वेपन्स के रूप में सरकार उपयोग करती है। वही अब जिसको उसको ले लीजिए, वेपन्स कह लीजिए। किसी मंत्री को सैतना है तो भाई उसको प्रधान सचिव ऐसा भेजा जाता है कि आप बोलिए रांची तो वो बोलेगा कराची, आप बोलिए आम तो वो बोलेगा इमली। मतलब इस तरह का सामंजस्य मतलब सामंजस्य नहीं बने, इस तरह का कार्य किया जाता है। तो भाई ये भी हो सकता है कि जो हाल के दिनों में हम लोग देख रहे थे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी कभी रामायण महाभारत लेके शिक्षा विभाग का पुस्तक फेंक दिए, रामायण महाभारत का पुस्तिका लेके चल रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हो सकता है कि अंदर से अच्छा नहीं लगा हो। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली के बारे में सभी लोग जानते हैं, वो बोलते नहीं हैं, अंदर से सब कार्य करते हैं। आरजेडी की ओर से बयानबाजियों पर जेडीए ने भी जोरदार पलटवार किया। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह उर्फ आरजेडी के नेता हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। जेडीयू सुनील सिंह जैसे नेताओं का नोटिस भी नहीं लेना चाहता। बहुत सीरियस नहीं लीजिए सुनील जी को, कभी कभी लाइट मूड में भी कुछ बोलते रहते हैं। सुनील जी के बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेकर, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, मित्र हैं, विधान परिषद में हमारे कलीग हैं, वह बहुत सीरियस लेने का नहीं है उनको। अशोक चौधरी का बयान आने के बाद सुनील सिंह पूरी तरह से बिफर गए। उन्होंने अशोक चौधरी को दल बदलू बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि चौधरी भरोसे के आदमी नहीं है और अपने नीतीश कुमार को कभी भी धोखा दे सकते हैं। उनको बहुत तरह का अनुभव है। साबरमती के घाट पर भी धुनी रमाए, संगम घाट पर भी बैठकर धुनी रमाए और गंगा घाट पर भी बैठकर धुनी रमा रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है वैसा अनुभव वाला, कूद फान करने वाला, जिधर मिल गया खीर उधर फिर गए, वैसा कार्य हम लोग नहीं करते हैं। अशोक भैया भी जानते हैं, कहा कि हमने अपने आंख से उनको माननीय लालू प्रसाद जी का पैर पकड़ते देखा था।
आप लोग भूल रहे हैं, एक बहुत बड़े सहकारिता नेता हुआ करते थे उस क्षेत्र से, राजू सिंह उनका नाम था, उनका हत्या हो गया था। उसमें हम नहीं जानते हैं कि कौन शरीक थे कौन नहीं थे, लेकिन लोगों ने कहा कि इनका भी हाथ खून से रंगा हुआ है। तो भाई हमने अपने आंखों से उनको पैर पकड़ते देखा है माननीय लालू प्रसाद जी का। बिहार के सियासी जानकारों की माने तो पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार दबाव में हैं। माना जा रहा है कि उनके ऊपर सहयोगी दल आरजेडी का इस बात को लेकर बड़ा प्रेशर है कि वो तेजस्वी यादव की सीएम पद पर ताजपोशी कर देश की राजनीति करें। बिहार में बीजेपी और दूसरे दलों के नेता भी ऐसा ही आरोप लगाते रहे हैं। कभी नीतीश को पीएम मटेरियल बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही नीतीश के साथ आए हैं। उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में जितनी देर हो रही है, उनके मन की घबराहट उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए महागठबंधन में इतना विवाद हो रहा है और नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लालू यादव जी ने दोस्ती की नीतीश जी से। कोई नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या जेडीयू मजबूत हो, नीतीश जी आगे बढ़े, इस बात के लिए थोड़े, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, बस यही है उनका एकमात्र उद्देश्य। और इसके लिए गठबंधन हुआ है। अब लगता है कई बार कि बहुत विलम्ब हो रहा है या कई कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों के अंदर घबराहट होती है और इस घबराहट का परिणाम है कि अपने लोगों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। हालांकि कुछ हद तक नीतीश की खामोशी और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में जारी चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आने से आरजेडी बैकफुट पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार की सियासत में शांति छाने वाली है, बल्कि सच तो ये है कि तकरार और बढ़ने वाली है। कई लोग जहां बिहार में महाराष्ट्र वाले खेल का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी और बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चलेगी, लेकिन जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा डर आरजेडी का सता रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा के ताजा समीकरण के अनुसार आरजेडी के पाले में अगर सिर्फ 9 विधायक आ जाएं, तो वो जेडीयू के बिना भी सरकार बना सकता है। हालांकि जेडीयू के 2/3 विधायक टूटकर आरजेडी के साथ आ जाएं, ये तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन आरजेडी के पक्ष में एक बात ये है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के पास है। ऐसे में अगर जेडीयू के 9 विधायक टूट जाते हैं, तो आरजेडी दल बदल पर फैसला कई महीनों तक टालकर तेजस्वी यादव को सीएम के पद पर बैठा सकता है। जेडीयू इस बात को लेकर अच्छी तरह से समझ रहा है। यानी एक बात समझ लीजिए कि चंद्रशेखर और के पाठक का विवाद तो एक बहाना है। एक दूसरे को मात देने का खेल कई दिनों से चल रहा है और इस खेल में ही ऐसा कोई खेल हो सकता है जो सियासी पंडितों को हैरान कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष का एजेंडा आपसी तकरार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी ने अब पुराने सहयोगियों को फिर से अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। इसे लेकर 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें कुछ नए दल भी शामिल हो सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। कई दलों ने इस बैठक को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन बैठक के दौरान ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मतभेद खुलकर सामने आ गए और बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होकर रही सही कसर केजरीवाल ने पूरी कर दी। इधर महाराष्ट्र के सियासी खेल और बिहार में चल रही जेडीयू आरजेडी की तकरार के बाद जहां विपक्ष के एजेंडा हवा हवाई नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी अब पूरे दमखम के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इसे लेकर राजधानी दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनडीए में शामिल दलों के अलावा कई ऐसे दलों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है जो कभी न कभी बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बड़ी बैठक के जरिए बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन पार्टियों को साथ लाना चाहती है जो पिछले कुछ सालों में एनडीए से अलग हो चुके हैं।
कहा जा रहा है कि एनडीए में महाराष्ट्र के शिंदे की शिवसेना के साथ साथ अजीत पवार के एनसीपी को तो शामिल करना तय ही है। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी को फिर से एनडीए में जगह दी जा सकती है। इतना ही नहीं, बिहार के कई पार्टियों को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास के साथ साथ मुकेश सहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को भी एनडीए में जगह दी जाएगी। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुई पंजाब की शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकता है। साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देश पार्टी के भी इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस कवायद के जरिए बीजेपी ये जताना चाहती है कि वो अपने पुराने सहयोगियों को लेकर उदार विचार रखती है। इसके साथ ही इन पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक भी है, जिसे बीजेपी हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि 2024 में फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सके। बीजेपी अपने पुराने साथियों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर तो दे ही रही है, पार्टी के संगठन को भी धार देने में जुटी है। इसकी बानगी दिखी 3 जुलाई को, जब बीजेपी ने एक साथ 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले। पार्टी ने पंजाब की जिम्मेदारी कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को सौंप दी, तो झारखंड में पार्टी के पुराने दिग्गज बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। वहीं आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी तो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष की कमान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के हाथों में सौंप दी। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने इटाला राजेंद्र को तेलंगाना में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। संगठन में इस बड़े फेरबदल के बाद बीजेपी ने 2023 में होने वाले चुनावी राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी, जिनमें केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, जबकि ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई। एनडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश और संगठन में व्यापक फेरबदल इस बात का संकेत है कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। तो कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है और इस खेल में कौन खिलाड़ी कब पाला बदले ये कहना बड़ा मुश्किल है। 2024 के लिए भी तैयारी जोरदार है। अब देखना होगा कि किसके सिर पर सजता है जीत का ताज और किसे करना पड़ता है हार से सामना। व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।